मरजाना वापस आके रूम में वो फ़ोटोज़ देख रही होती है जो कि उन्होंने खिंचवाई होती है एज़ अ फैमिली फ़ोटो। और उन्हें देखकर ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आतिश ने उसको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व किया। तो वहीं पर आतिश आ जाता है फिर रूम में और मरजाना फिर उसकी तरफ देखने लगती है। तो आतिश वहाँ पर आता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। तो फिर जैसे वो खड़ा होता है ना तो वो उसके हाथ से वो फ़ोटोज़ ले लेता है और बोलता है कि अब तुम पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। सब लोगों को मैसेज मिल चुका है कि तुम आतिश करहान की बीवी हो और हमेशा रहोगी, और अब तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि थैंक यू सो मच जो तुम मेरे साथ रहे और मेरे साथ करने के लिए। और वो बोलता है कि इट्स ओके। फिर वो बोलती है कि मुझे इतना बुरा कभी भी नहीं लगा कि मैंने तुम पर भी शक किया, और इसीलिए मैं आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया, और मुझे नहीं लगता था कि मैं इससे गुजर सकती थी। मैं इतनी भी ब्रेव नहीं हूँ, बट तुम जैसे मेरे साथ खड़े रहे तो आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे पर भी अटैक किया और मैंने तुम्हें बोला कि तुमने ये सब मेरे साथ किया है, एंड थैंक यू सो मच जो भी तुमने मेरे लिए किया है। फिर ना आतिश उसकी तरफ देखते ही रहता है। फिर मरजान उसको बोलती है मुझे ना ऐसे लग रहा था कि किसी ने मेरे पंख काट दिए हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी और कोई भी मेरे साथ नहीं है। तभी ना आतिश उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई और तुम्हारे साथ हो ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और मैं तुम्हारे पंख बनूँगा। अगर कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तुम्हें वहाँ पर खड़ा मिलूँगा। और ये सुन के ना मरजान उसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पंख बनूँगा। और इतना सुनते ही ना वो उसके हाथ कसकर पकड़ लेता है। हाय तो फिर वो कहता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना। और ना इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी मरजान ना पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम पर ब्लेम किया हर बात के लिए, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, इसीलिए मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। और आतिश बेंग आतिश वो उसकी तरफ देखता रहता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता है और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना वो जो उसने हाथ पकड़ा होता है ना उसकी तरफ देखने लगता है, तो जल्दी से मरजान उसका हाथ छोड़ देती है। फिर वो कहती है कि एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर वो बोलता है कि क्या? वो बोलती है कि मुझे ना सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ था ना वो तुम्हारी चुप थी। अगर तुम चुप ना रहते तो शायद मैं इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं होती। फिर वो बोलता है कि मैं तभी तो चुप था कि ताकि तुम मुझे ब्लेम कर सको। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है, सब पता है। फिर वो बोलती है कि अब एक्टिंग मत करो। तो वो बोलता है कि अच्छा अभी तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें छेड़ने की, और मैं ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही जाने दूँ? कभी भी नहीं, इसको तो मुझे यूज़ करना ही है ना। तो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो आतिश मेरे साथ। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे एडवांटेज मिल रही है इस अपॉर्चुनिटी की तो मैं तो उठाऊंगा ही ना। तो वो भी स्माइल करने लग जाती है। फिर ना आतिश उसको बोलता है कि अब तुम टेंशन मत लो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना उसको तभी एक आदमी का फ़ोन आता है जिस पर ना हैदर ने गोलियां चलाई थी। तो वो बताता है कि हैदर को ना आपके बारे में पता चल गया और उसने ना मुझे गोलियां भी मारी, तो अब मैं क्या करूं। और मैंने उसको कुछ नहीं बताया। इवन जब वो मुझे मेरी फैमिली की धमकी देने लगा तो मैंने सिर्फ उसको ये बताया कि आपका एक भाई था और वो मर चुका है, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। और उसने मेरे शोल्डर पर गोली भी मारी है और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हूँ। तो ना आतिश फिर उसके मरजान की तरफ देखने लगता है। तो मरजान कहती है कि मैं बाहर जाकर आती हूँ। तो आतिश उसको बोलता है कि ठीक है। फिर ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो आदमी है ना वो माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने इतना कुछ उसको हैदर को बता दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ जो भी सज़ा आप देना चाहोगे मुझे कबूल है, बट मेरी फैमिली को प्लीज़ कुछ मत होने देना। वो बोलता है कि फिर ना आतिश कहता है कि कौन सी पनिशमेंट, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो ना। अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, मैं जल्दी से कुछ हेल्प भेजता हूँ। वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर बोलता है कि अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाओ और कहीं पर चले जाओ, मैं इंतज़ाम करवाता हूँ। फिर ना आतिश फ़ोन कट करके जल्दी से कमाल को कॉल करता है। तो वो कमाल को सारी बात बता देता है और बोलता है कि कमाल अब तुम्हें संभालना होगा और फेथ को ना यहाँ से भेजना होगा ताकि वो सेफ़ रह सके। और वो बोलता है कि उसकी जगह उसके पेरेंट्स और उसकी
सिर्फ पूरी फैमिली के लिए जगह ढूंढो और जहाँ पर वो सेफ़ रह सके कुछ टाइम तक। फिर वो बोलता है कि डोंट वरी भाई, मैं हैंडल कर लूँगा। और वो बोलता है कि उसके लिए हमें ना कोई जॉब भी अरेंज करनी होगी ताकि वो काम कर सके। फिर ना उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि असली और असली की माँ ना वहाँ पर बैठी होती हैं और बातें कर रही होती हैं। तो असली की माँ कहती है कि मुझे लगा नहीं था आतिश इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाएगा। तो इतना सुनते ही ना असली के तो हवाइयाँ उड़ जाती है। असली बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर बोलती है कि अब ना हमें कुछ आतिश को लेसन सिखाना पड़ेगा। हमने कितना कुछ किया, सब कुछ कूड़े कचरे में चला गया। हमें अब ना मिर्ज़ान को तोड़ना होगा। तो असली कहती है कि अब हम क्या करेंगे, सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे से निकल गई। अब आतिश हमारी कभी भी नहीं सुनेगा, पक्का वो आतिश उसके पास ही चला जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि आतिश मुझे छोड़कर उस मिर्ज़ान के पास जाए। फिर असली की माँ कहती है ना आतिश की ज़िंदगी में ना ये मिर्ज़ान की जगह कुछ ज़्यादा ही बनती जा रही है। हमें कुछ ऐसा कुछ करना होगा कि उस लड़की को अपनी लिमिट और अपनी जगह पता हो कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो असली बोलती है कि हम जो भी कर रहे हैं ना वो सारा कुछ वैनिश हो रहा है और कुछ भी काम नहीं कर रहा। आतिश तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा और उनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है बॉन्ड वगैरह, तो हमें ना कुछ करना ही होगा। तो उसकी माँ कहती है कि इतना इजी नहीं है आतिश को सेड्यूस करना। और वो लड़की क्या सोचती है कि थोड़ा सा नैन मटकाएगी और आतिश को अपने पीछे लगा लेगी। बैन आतिश पीछे लग चुका है, कुछ भी कर लो अब तो नहीं पीछे हटेगा। फिर असली की माँ कहती है ना उसके दिल के आसपास ना बहुत बड़ी दीवार है, अगर उस लड़की ने उसमें थोड़ा सा छेद कर लिया तो अब उस छेद को मैं बंद करूँगी। तो असली बोलती है कि क्या करोगे आप, हाँ वो होल कैसे बंद होगा। तो उसकी माँ कहती है कि डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। पहले मैं आतिश पर फोकस कर रही थी, अब हमें अपने राइट स्टेप्स लेने होंगे, अब हमें मिर्ज़ान पर फोकस करना होगा। तो असली कहती है कि आपका क्या मतलब है। वो बोलती है कि हम अपनी चेंज करेंगे डायरेक्शन, पहले हम आतिश पर फोकस कर रहे थे अब हम नहीं करेंगे, अब हमारा पूरा फोकस मिर्ज़ान पर होगा। हम मिर्ज़ान के दिल में आतिश के ख़िलाफ़ इतना जहर भर देंगे कि मिर्ज़ान आतिश को नफ़रत करने लगेगी। अब हमें इतना कुछ करना होगा कि उसके सामने इतनी मजबूरियां आ जाएं कि उसको आतिश को छोड़ना ही पड़े। कुछ ना कुछ तो हमें ऐसी तरीका ही सोचना पड़ेगा। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, मिर्ज़ान आ जाती है अपने रूम के अंदर और रूम के अंदर आते ही ना वो ऐसे ढूंढने लगती है कि आतिश कहाँ पर है। तो आतिश उसे कहीं नहीं मिलता। तो तभी ना उसको कॉल आती है एक उसके एम्प्लॉय की और वो बोलता है कि आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको इस रात को फ़ोन किया बट ना हमारा जो अपॉइंटमेंट है ना हमें 2 दिन में कंप्लीट करके उनको देना है और आज का दिन भी निकल चुका है और अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो क्या प्लीज़ आप जल्दी से वो काम फिनिश कर सकती हैं कल के दिन, क्योंकि आज तो रात हो चुकी है और अभी हमको कल का दिन ही बचा है। वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। और तभी वहाँ पर आ जाती है असली की माँ। तो असली की माँ आते ही ना मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो जाने लगती है ना, तो असली की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको पकड़ लेती है। तो वो बोलती है कि प्लीज़ आंटी प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, पर वो नहीं छोड़ती और बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो रही हो आतिश की साइड, और मैं तुम्हें ये अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि आतिश कभी भी तुम्हारे क्लोज़ नहीं आएगा, वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने से दूर रखेगा, वो तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आ सकता। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे ये छोटे छोटे सेड्यूसिंग पैटर्न्स उस पर असर कर रहे हैं और तुम्हारे पेरेंट्स भी तो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं ना, तुम्हें किस चीज़ की बात है। फिर वो बोलती है कि आतिश पक्का तुम्हें एक दिन घर से बाहर निकाल देगा और ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो मिर्ज़ान कहती है कि प्लीज़ मेरी इंसल्ट मत कीजिए। तो वो बोलती है कि सब चीज़ों के लिए रेडी रहो, अब तुम कैसे घर से बाहर निकलोगी वो मैं देखती हूँ और मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा कर ही रहूँगी। फिर ना मिर्ज़ान कहती है कि अगर आप डाइवोर्स के बारे में बात कर रही हैं तो डोंट वरी, मुझे वो चीज़ का पता है और मैं खुद ब खुद ही उसे डिवोर्स दे दूँगी, आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ना उसकी असली की माँ उन्हें देखती रहती है। तो असली की माँ ना मिर्ज़ान को बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है और मिर्ज़ान उन्हें कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे तंग मत कीजिए। और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है और आतिश ना आकर जल्दी से वहाँ पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ को जस्ट वार्न कर रही थी कि लोगों के घर पे जाके रातें ना बिताएं, वो भी स्पेशली मर्दों के, क्योंकि वो अभी भी तुम्हारी वाइफ है और भले ही ये मैरिज फेक हो बट नज़ीर से मिलना अनएक्सेप्टेबल है। और इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान से शॉक हो जाती है और वो फिर से बोलती है कि इसको अपने आप को संभालना चाहिए। हाँ
तो फिर ना वो उसकी तरफ फिर से देखती रहती है। तो आतिश ना उसको बहुत ज़ोर से डांटता है असली की माँ को और बोलता है कि आप कौन होती हैं मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोलने वाली? अगर मेरी बीवी को किसी ने कुछ कहना है तो वो मैं कहूँगा, कोई और नहीं। आप तो बिल्कुल भी नहीं। समझ लग गई आपको? और मिर्ज़ान को पता है कि वो क्या कर रही है और आपको ये बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। सो आप प्लीज़ मत फ़िक्र करिए। आदमी को ना वैसे ऐसे होना चाहिए कि अपनी वाइफ को रूम में उसकी गलती बता दो और जो वो कोई और आके उनसे कुछ भी कहे तो उनको डांट दो ताकि आगे से वो कुछ उसे कह ना पाए। आई जस्ट लव हिम यार। तो फिर वो बोलती है, मिर्ज़ान आतिश को बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली के साथ ऐसे लड़ाई झगड़े मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के बीच तकरार में आए, ठीक है? और मैं सब कुछ सह लूँगी, एटलीस्ट जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तो मुझे ऐसे फ़िक्र नहीं है कुछ भी, तो मैं सह लूँगी सब कुछ। तो मिर्ज़ान ना उसकी तरफ ऐसे आंखें में आंसू देकर देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर मैं नहीं रहूँगी। डाइवोर्स के बाद तो हमें अपने रास्ते चेंज करने ही होंगे ना। और इतना सुनते ही ना आतिश का मुंह उठ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, जैसा तुम कहो। तो फिर इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान की आंखों में भी पानी आ जाता है, पर मिर्ज़ान कुछ नहीं बोलती, उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि चलो लेट्स गेट ऑन मेन पॉइंट। तो वो सारा कुछ उसको बता देती है कि ऐसे ऐसे करके इटली वाला प्रोजेक्ट है जो कि हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करके देना होगा। और आज की रात तो वैसे भी निकल चुकी है और कल इवनिंग तक हमें कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर ना नेक्स्ट डे आतिश ना मिर्ज़ान को उठा रहा होता है, पर मिर्ज़ान ना उठ नहीं रही होती। वो बार बार कह रहा होता है, मिर्ज़ान प्लीज़ गेट अप, उठ जाओ उठ जाओ। पर मिर्ज़ान नहीं उठती। वो बोलती है कि नहीं नहीं, अभी मुझे और सोना है। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ वेकअप ना, उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, उठ जाओ। वो बोलती है कि नहीं, अभी मैं सो रही हूँ, मुझे तंग मत करो प्लीज़। वो बोलता है कि मिर्ज़ान उठ जाओ ना, बहुत टाइम हो गया है, उठो। पर वो ना फिर मिर्ज़ान उसके लिप्स पर हाथ रख लेती है और बोलती है कि चुप हो जाओ ना, मैं सो रही हूँ। फिर वो हंसने लगता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। हाय यार, ये इतना 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 रोमांस करते हैं ना, फिर भी ऐसे ना बटरफ्लाइज आ जाती हैं पेट में। फिर आतिश कहता है कि बाद में गुस्सा मत होना कि मैंने तुम्हें उठाया नहीं। फिर बोलती है कि नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। फिर बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं ना कंपनी जा रहा हूँ। तो मिर्ज़ान कहती है कि ठीक है जाओ। फिर बोलता है कि आई गेस ना टीम और प्रेजेंटेशन ना हमें तुम्हारे बिना ही करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान की नींद खुल जाती है और मिर्ज़ान जल्दी से उठकर बैठ जाती है और आतिश ना उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। हाय यार, यार मेरा ही ये हाल है आतिश को देखकर या तुम लोगों का भी है? फिर ना वो बोलती है कि तुम मुझे पहले नहीं उठा सकते थे, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, 10 मिनट में तैयार हो जाऊँगी, बस मैं ज़्यादा सो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक करने लग जाती है। तो आतिश ना उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, पैनिक मत करो, हम इजीली अभी लेट नहीं हुए हैं, इजीली चले जाएंगे, तुम प्लीज़ काम डाउन। फिर वो बोलती है कि नहीं आतिश, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, प्लीज़ 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 मेरा वेट कर लेना, मैं अभी आ जाऊँगी, बस अभी शावर ले लेती हूँ, अभी आ जाऊँगी। तो फिर ना वो उसको बिठाता है और बोलता है कि बैठो। फिर ना वो उसकी चप्पल उठाता है। हाय यार, मुझे आतिश ही चाहिए। फिर ना वो चप्पल उठाता है और उसके पैरों में डालता है। भाई लिटरली ही वॉन्ट्स टू किस हर। भाई वो बिल्कुल उसके लिप्स के पास चला गया था, बिल्कुल ही, एंड ही जस्ट वांट टू किस हर। जैसे वो उसको किस करने लगता है ना, तो वो मिर्ज़ान जल्दी से खड़ी हो जाती है, यही काम ख़राब करती है हमेशा। फिर ना वो उठ जाती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है, बोलती है कि मेरा वेट कर लेना, जाना मत, मैं अभी आ जाऊँगी। फिर वो बोलता है कि काश तुम हमेशा ही मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही रहो और मुझे तुम्हारे बिना कहीं पर भी ना जाना पड़े और तुम हमेशा मेरे साथ रहो। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि मीटिंग चल रही होती है और सब लोग ना ऐसे डिस्कशन कर रहे होते हैं मीटिंग में, लाइक कैसे प्रोजेक्ट होगा एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑल। यहाँ पर देखो यार, दीमत और कमाल भी बैठे हैं। ही मेरे को दीमत और कमाल बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं गाइस? ये तो हमने कभी बात ही नहीं की, दीमत और कमाल की जोड़ी, ये असली की ना नज़ीर के साथ जोड़ी चलती है ना। तो फिर उसके बाद ना सब लोग ऐसे प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं और मिर्ज़ान सबको बता रही होती है। जैसे मिर्ज़ान सबको बता रही होती है ना कि कैसे कैसे काम करना है, तभी वहाँ पर ना नज़ीर आ जाता है। तो नज़ीर सबको सामने देखकर बोलता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है और आप लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं। तो मिर्ज़ान बोलती है कि नज़ीर, ये प्राइवेट मीटिंग है और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस और यहाँ से चले जाओ। इतना सुनते ही ना हमारा आतिश बुग्गू तो
ब्लश करने लग जाता है और नज़ीर का होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। और ना फिर आतिश उसको हाथ मार देता है कि चल चल निकल यहाँ से। और वो पूरा खुश होता है कि मेरी बीवी ने तो आज इंसल्ट कर दी। तो यहाँ पर ये देखो कमाल ऐसे ऐसे शौक में बैठ जाता है कि चल तू निकल बाहर। फिर उसके बाद ना सारी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब तुम लोग ये संभाल लेना। पर आतिश ना ऑलरेडी मरजान को ही देखता रहता है और वो सीन उसको याद आता रहता है कि कैसे उसने अभी इंसल्ट की नज़ीर की। तो वो उसका ध्यान ना हट ही नहीं रहा होता। फिर वो बोलता है कि वैसे भी तुम कुछ भी प्रिपेयर कर लो, तुमने वो अचीव कर ही लेना है। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि मरजान की माँ ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके घर पे वापस आ रही होती है और वो जो असली की माँ है ना वो उसे देख लेती है। वो बोलती है कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके आ रही हो, कहीं खजाना तो नहीं लूट लिया। एक बात बताऊँ, इसने ना असली की माँ का सेट चोरी कर लिया, लाइक नेकलेस चोरी कर लिया और उसी से शॉपिंग करके आ रही है। ये भी मस्त है गाइस। तो फिर बोलती है कि हाँ खजाना ही हाथ में लगा है और तुम क्यों जेलस फील कर रही हो और मेरे पैसे मैं कहीं पे भी खर्च करूँ तुम्हें कैसे दिक्कत हो रही है। तो वो बोलती है कि हाँ तुम्हारे पैसे मुझे पता ही है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो बोलती है कि आओ प्लीज़ अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मैं बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम ना देखते हैं कि मरजान और असली वहाँ पर खड़ी होती हैं और वो बोलती है कि मरजान इतनी भी हवा में मत उड़ो, वैसे भी तुम फेक ब्राइड हो और लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारी मैरिज एक अनवांटेड ब्राइड वाली ही है। और ये मत सोचना कि आतिश ने तुम्हारी केयर करता है, वो तुम्हारी कभी भी केयर नहीं करेगा। और तुम्हें पता है उसने तुम्हारे साथ शादी क्यों की? क्योंकि वो हमारी केयर करता है। और ये प्रोजेक्ट है ना जो, ये भी मैं एक दिन छीन लूँगी तुमसे। और ये कभी मत सोचना कि मेरे ड्रीम्स कभी एम्प्टी रह जाएंगे। मैं एक ना एक दिन तुमसे सब कुछ छीन लूँगी और तुम्हारी लाइफ में आतिश की कोई जगह नहीं होगी और आतिश की लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। तो मरजान कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करती, तुम अकेली एग्जिस्ट करती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक डील कर लेते हैं कि तुम ही आतिश के पास रहो, ठीक है। फिर ना मरजान अपना काम करने लग जाती है। फिर ना असली बोलते हैं जो 187 दिन के लिए तुम दोनों पास में थे ना वो भी जल्दी से पास आउट हो जाएंगे। उसके बाद तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। उसके बाद आतिश तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा और मैं आतिश को कभी भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी और तुम अकेली रह जाओगी और कोई भी तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। और तुम्हारी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना हमारे अंदर, वो भी निकल जाएंगी। तो मरजान ना फिर से बोलती है कि पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम वो लड़की हो जो होती है ना क्लास में एक जेलस टाइप गर्ल जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती है, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और स्पॉइल्ड गर्ल लड़की। पर टाइम आने पर ना वो भी बड़ी हो जाती हैं, पर तुम बड़ी नहीं हुई, तुम वैसी की वैसी हो। तुम ऑलवेज़ यहाँ पर जेलस होती रहती हो और मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी होना है वो हो जाने दो। और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ चुकी हूँ, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता असली। और इतना सुनते ही ना असली के होश उड़ जाते हैं और असली जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर ना नज़ीर आता है आतिश के रूम में और आतिश ना नज़ीर को देखकर ऐसे जल्दी से खड़ा हो जाता है। तो वो आकर बोलता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोलता है कि तुमने मेरे आदमी क्यों निकाल दिए प्रोजेक्ट से, तो ये प्रोजेक्ट मेरा भी है और ये मत भूलना कि हम पार्टनर्स हैं। मैं यही तुम्हें याद करवाने आया हूँ कि हम पार्टनर्स हैं और तुम मेरे बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो बोलता है कि ओह मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता, तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन जो हो और अपने दुश्मनों को थोड़ी ना कोई भूल सकता है। और वो बोलता है कि अपने स्टाफ के साथ तुम कंटिन्यू कर सकते हो, मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया ना। और फिर वो बोलता है कि अपना चेहरा देखा है क्या तुमने आतिश कभी, और तुम कौन होते हो हाँ ये डिसाइड करने वाले, और तुम पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता ये बॉसगिरी जो तुम कर रहे हो, और मैं अकेला यहाँ पर नहीं रहूँगा। और फिर वो बोलता है कि तुम छोड़ दो नज़ीर, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो ये पार्टनरशिप छोड़ दो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नज़ीर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझे रोज़ देखना होगा। वो बोलता है कि अच्छी बात है अगर मुझे तुम्हें रोज़ देखना होगा, ताकि मुझे मेरा दुश्मन रोज़ दिखे और मेरे लिए हर चीज़ काम करना इजी होगी, मैं तुमसे आगे निकल सकूं। फिर वो बोलता है कि ओह माय गॉड तुम्हारा तो असली चेहरा आतिश बाहर आ गया। वो बोलता है कि हाँ देखो मेरा यही चेहरा है और तुम अच्छे से देख लो, ये तुम्हारे रोज़ सपने में आएगा
और अभी भी आता है और आगे भी आता ही रहेगा, और तुम देखना एक दिन चैन की नींद भी नहीं सो पाओगे, मेरे चेहरे से इतना ज़्यादा डर जाओगे। और बेइज्जती करवा के वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आतिश और मिर्ज़ान पर। तो आतिश और मिर्ज़ान ना दोनों काम कर रहे होते हैं, और आतिश का ध्यान काम पर कम और मिर्ज़ान में ज़्यादा होता है। तो मिर्ज़ान कुछ भी बोलती ना तो आतिश उसके मुँह की तरफ देखता रहता और उसको कॉन्टीन्यूसली देखता रहता। जो भी वो एक्शन करती वो भी वो खुद एक्शन करने लग जाता। वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, कर लो ना काम। तभी भी ना वो कुछ खाना उठाती है और बोलती है कि वाओ इट्स सो टेस्टी, तुम भी टेस्ट करो ना, ये लेमन वाला बहुत टेस्टी है। तो आतिश ना उसका हाथ पकड़ता है और उसी का जूठा खा लेता है। हाय तो वो उसके हाथ से खाने लगता है और मिर्ज़ान ना थोड़ी ऐसे उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो बोलता है कि बहुत अच्छा बनाया है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं वैसे भी अच्छा ही बनाती हूँ सारा कुछ खाना। तो वो ना उसे देखकर वैसे स्माइल करने बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही हंसते रहोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम ज़्यादा स्माइल किया करो। तो आतिश कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। फिर ना आतिश अपना फ़ोन उठा के कोई काम करने लग जाता है। तो मिर्ज़ान उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन दो, देखो मैंने भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है ना, तो अब तुम भी करोगे। मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया, अब तुम भी नहीं उठाओगे। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो बोलती है कि मुझे तुम अपना फ़ोन वापस दो। वो नहीं देता तो वो ना उससे फ़ोन छीनने लग जाती है। वो बोलता है कि प्लीज़ छोड़ो, मैंने कहा ना कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। वो बोलती है कि नहीं छोड़ो, तुम फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि मैं नहीं यूज़ करी तो तुम भी नहीं यूज़ करोगे। फिर ना वो दोनों खड़े हो जाते हैं और ना एक दूसरे से फ़ोन छीनने लगते हैं। तो मिर्ज़ान ना उसके हाथों में से फ़ोन निकालने लगती है और तभी वो बोलती है कि मुझे फ़ोन दो, वापस दो, इधर दो। पर वो फ़ोन नहीं देता और मिर्ज़ान की तरफ देखता रहता है। और मिर्ज़ान और आतिश ना इतने ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं एक दूसरे के। तो आतिश ना फिर अपने मन में सोचता है कि कोई तुमसे प्यार करे बिना कैसे रह सकता और कैसे खुद को रोक सकता है। और मिर्ज़ान बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आते ही खुद का कंट्रोल क्यों लूज़ कर देती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास क्यों आना चाहती हूँ, और आसपास की दुनिया जब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो ये ब्लर कैसे हो जाती है। तो आतिश ना वो सोच रहा होता है कि ये तुम्हारी आंखें ये ऐसी ही क्यों हैं कि मैं इसमें ही डूब जाता हूँ, जब भी मैं इन आंखों में देखता हूँ तो मैं इन आंखों में खोया हुआ क्यों रह जाता हूँ। और वो दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ऑकवर्डली देखते रहते हैं और फिर इनको पता चलता है। तो आतिश ना बात टालने के लिए जल्दी से बोलता है कि मैं कमाल को देख कर आता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। फिर ना कमाल उससे बताता है कि उसने ना उस आदमी को उसकी फैमिली के साथ बेच दिया है और वो अभी सेफ़ है। तो वो बोलता है कि थैंक यू सो मच ब्रदर, अगर तुम नहीं होते कमाल तो शायद मेरा काम कभी भी नहीं बनता। और कमाल ना हैप्पी हो जाता है। फिर वो बोलता है कि अब हमें हैदर के बिज़नेस के बारे में क्या करना है। तो आतिश उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, उसको इतना तो पता है कि उसको अभी मेरे बारे में कुछ नहीं पता चला, पर वो रुकेगा नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। तो फिर अब हम उसके बारे में अलग से प्लानिंग करनी होगी और जल्द से जल्द हमें सोचना ही होगा कि हमें हैदर को कैसे रोकना है। और हमें वैसे भी वो अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमें कंटिन्यू रखेगा कि इन्वेस्टिगेशन हम पर करता रहे। फिर वो बोलता है कि फिर मैं क्या करूँ। फिर वो बोलता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तभी ना मिर्ज़ान वहाँ पर आ जाती है और ना इशारा करती है कि हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से अंदर आ जाओ। तो वो ना उसको स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं अंदर आ रहा हूँ। और मिर्ज़ान भी ना उसको देखकर स्माइल करने लगती है। और कमाल देखो ये अलग ही ब्लश करने लग जाता है। यार ये बहुत क्यूटी है। फिर ना वो आतिश की तरफ देखता है तो आतिश ना थोड़ा मुंह साइड पे कर लेता है। तो वो बोलता है कि अब तुमने स्माइल करना क्यों छोड़ दिया, हाँ तुम सीरियस फिर से क्यों हो गए, अभी तो तुम स्माइल कर रहे थे। तो आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपनी फीलिंग्स ना और अपनी स्माइल प्लीज़ हाइड मत करो, तुम अच्छे लगते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ये कभी भी करो। और तुम्हें खुद की लाइफ में के बारे में भी अब सोचना चाहिए, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों रहते हो। तो आतिश कहता है कि मैं जब तक सह सकता हूँ मैं सहना चाहता हूँ और मैं कभी भी दीवार पर अपना सर नहीं पटकना चाहता, तो इसलिए मुझे स्माइल करना अच्छा नहीं लगता। फिर बोलता है कि तुम कितनी बार सेक्रीफाइस करोगी लोगों के लिए, हाँ तुमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, अगर तब तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने मेरी जान बचाई। और तुम कब तक ऐसे स्ट्रगल करते रहोगे, अपनी खुशी के बारे में भी तो सोचो ना। प्लीज़ ऐसा मत करो कि तुम लोगों की हेल्प करते रह जाओ और तुम खुद बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओ। अपने दिल की सोचो और दिमाग की नहीं। वो बोलता है कि कोई बात नहीं मैं समझ रहा हूँ। वो बोलता है कि हाँ तुम्हें समझना चाहिए और अपने दिल के बारे में सोचो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। वो बोलता है कि
कमाल, क्या बात है, तुम्हें इन चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही नहीं नॉलेज, क्या कुछ छुपा रहे हो क्या तुम मुझसे? वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर ना फिर कमाल सोच में डूब जाता है, वो ना वो असली के बारे में सोचने लगता है जब कमाल को चोट लग गई थी और असली ने उसकी टेक केयर की थी और असली को उसकी फ़िक्र हो रही थी। और ये देखकर ना वो कमाल और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ये सब मूवीज़ में देखा है ना, तो मूवीज़ में देख कर ही मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ कि कुछ फिल्म्स में ऐसे दिखाते हैं कि दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं। अगर तुम प्यार करते हो किसी से तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की सोचो और सब कुछ भूल जाओ, अब अपने दिल की ही सोचना। और तभी ना वो सब असली सुन लेती है और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। तभी ना वहाँ पर नज़ीर आ जाता है और असली उसके पास खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हमें ना जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा और मैं नहीं चाहती कि मरजान और आतिश अब दोनों एक साथ के रहें, क्योंकि अब वो और ज़्यादा क्लोज़ आ गए हैं। तो नज़ीर कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान है जो मुझे करना है, अब मैं बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाला हूँ। तो असली कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, बट जो भी सोच रहे हो प्लीज़ जल्दी करो, इससे पहले कि वो दोनों और करीब आ जाएं, मैं उन दोनों को साथ में नहीं दे सकती। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मरजान और जो आतिश है ना वो कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में ऐसे फाइल्स वगैरह रेडी कर रहे होते हैं और आतिश भी अपने काम में लगा होता है और मरजान भी। तो ना काम करते करते मरजान ना जल्दी से आतिश के हाथ से ना माउस छीन लेती है और आतिश ना फिर मरजान की तरफ देखने लगता है और मरजान भी आतिश की तरफ देखने लगते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, फिर दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं पर कुछ नहीं कहते, फिर जल्दी से अपना काम करने लग जाते हैं। फिर ना उसके बाद मरजान ना वहाँ पर बैठी रहती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं और वो मरजान पास में आकर उसको कुछ बताने लगती है और आतिश ना ये क्यूटी हंसने लग जाता है। फिर ना मरजान आतिश की तारीफ़ करती है कि तुम बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से काम संभाल लेते हो, और मेरे बारे में क्या? फिर वो बोलता है कि हाँ तुम भी बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छे से काम संभाल लेती हो। यार मतलब ये इतना टाइम पास करते हैं ना एक दूसरे को देख के, मतलब वो थोड़ा प्रोसेस करो यार, कोई ऐसे पप्पी शप्पी करो, पर नहीं ऐसे स्माइल से ही देख लेते हैं, आंखों में आंखें डाल लेते हैं, बस दैट्स इट। फिर इसके बाद ना इनका हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट बन जाता है बट अभी भी हाफ रह जाता है। उसके बाद ना ये हैंडशेक करने लगते हैं और फिर एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और तभी वहाँ पर आ जाती है असली और कमाल। और असली का तो ना बुरा हाल हो जाता है इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखकर। तो वो बोलती है कि कम ऑन आतिश, चलो बहुत टाइम हो गया है और तुम यहाँ पर घंटों से बैठे हो, चलो बाहर चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सेट हो जाएगा और माइंड क्लियर हो जाएगा। तो वो बोलता है कि नहीं असली, मुझे सुबह तक यहीं पर रहना है, मुझे काम करना है। और इतना सुनते ही ना उसका बुरा हाल हो जाता है। तो कमाल उसे कहता है कि असली आ जाओ हम चलते हैं। तो असली ना फिर आतिश को बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को थका लो, तो चलो यहाँ से चलते हैं और कल भी तुम्हें बहुत काम करना है और आकर देख लेना, कुछ भी देखना। वो बोलता है कि तुम मेरे बारे में इतनी फ़िक्र मत करो असली, मैंने अपनी टीम के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं सुबह तक वो काम कंप्लीट कर दूंगा और तुम चली जाओ। तो इतना सुनते ना असली को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से बोलती है कि प्रॉमिस तो तुमने हमारे साथ भी किया था स्टार्टिंग में। और इतना सुनते ही आतिश का गुस्सा ना ऐसे फुल ऐसे हो जाता है और वो ना असली की तरफ घूरने लगता है। तो असली को फिर ना कमाल बोलता है कि असली चलो चलते हैं कि रास्ते में ना एक फेवरेट तुम्हारी डिशेज़ की शॉप खुली है, मैं तुम्हें खिला दूंगा। बच्ची है क्या वो, पागल। तो फिर ना आतिश को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो असली को घूरने लगता है और असली भी ना आतिश को घूरने लगती है। तो मरजान ना फिर पूछने लगती है क्या प्रॉमिस, ये किसके बारे में बात कर रही है और कौन सी प्रॉमिस की थी तुमने इनके साथ? तो वो कुछ नहीं बोलता और ना वो कॉन्टीन्यूसली असली को घूरता ही रहता है। और तभी ना लाइट चली जाती है और असली खुश हो जाती है और उसको ना नज़ीर की बातें याद आने लग जाती है जब नज़ीर कह रहा था कि ये प्रोजेक्ट मैं रोक कर ही रहूँगा। और असली को लगता है कि ये अब नज़ीर का काम है। तो असली फिर उसे बोलती है कि चलो चलते हैं। तो वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ना वो कमाल को बोलता है कि कमाल बाहर जाके ना सर्किट ब्रेकर चेक कर लो प्लीज़। तो कमाल कहता है कि हाँ हम यहाँ से जा ही रहे हैं, जाते हुए देख लेंगे। तो वो असली को बोलता है कि चलो असली घर चलते हैं। तो असली ना फुल गुस्से में उसकी तरफ देखती रहती है, आतिश की तरफ, और आतिश भी ना उसको फुल गुस्से में ऐसे देखते ही रहता है। गाइस मैं ना मतलब उस एपिसोड की वेट कर रही हूँ जब ना आतिश को पता चलेगा कि असली लव्स हिम और इसका क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज ये तो उसको
बहन समझता है ना। तो उसके बाद ना फिर वो सब चारी चले जाते हैं और ना मिर्ज़ान उसके पास आकर बैठ जाते हैं और बोलता है कि डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। फिर ना वो कैंडल्स वगैरह लगा देते हैं सारी जगह और वो फ़ोन करके पूछने लग जाता है कि कब तक लाइट आएगी। तो वो बोलते हैं कि अभी काम कर रहे हैं। तो मिर्ज़ान बोलती है कि कब तक हो जाएगा काम। वो बोलता है कि वो अभी भी मैनेजमेंट लगी हुई है काम ठीक करने में और जनरेटर भी आ रहा है, तो तुम फिक्र मत करो, जब तक हम आधा काम हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो ना ऑफिस में हीटर भी बंद हो जाता है। तो ना आतिश जाकर अपनी जैकेट उठाता है और जैकेट ना मिर्ज़ान के ऊपर दे देता है। तो मिर्ज़ान उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हें नहीं ठंड लगेगी। वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम खुद को संभालो। और डॉक्टर ने पता है ना तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें खुद को संभालना है। वो बोलती है कि हाँ, ये सब तो मैं बचपन से सुन रही हूँ और मुझे पता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम आजकल अपनी दवाई को भी अटेंशन नहीं दे रही हो, दवाई लिया करो प्रॉपरली। वो बोलती है कि हाँ, मैं वैसे भी दवाई पूरी लाइफ ही चलने वाली है मेरी, तो अब मुझे आदत हो गई है डिफ़िकल्ट चीज़ों में से गुजर कर निकलने की। तो फिर ना उसके बाद मिर्ज़ान ना उसके साथ अपने बचपन की मेमोरीज शेयर करने लगती।